हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस जी फॉर ज्योग्राफी। ये हमारी सीरीज है और इसका पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात की थी। ये हमारा जी फॉर ज्योग्राफी सीरीज का दूसरा लेक्चर है। बेसिकली इन सीरीज की खास बात यह है कि जब आप ये पूरी सीरीज देखोगे और रेगुलरली इसको फॉलो करोगे तो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड ज्योग्राफी विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। एक खास बात आज से मैं इस सीरीज में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसमें हम ले रहे हैं एमसीक्यूज। और हम ऐसा करेंगे कि जैसे लेक्चर 1 हो चुका है तो लेक्चर 2 आज है। लेक्चर 2 के शुरुआत में एमसीक्यूज लूंगा लेक्चर 1 के, लेक्चर 3 के शुरुआत में एमसीक्यूज लूंगा लेक्चर 2 के। यानी कि हर क्लास के बाद वाली क्लास में उस क्लास के एमसीक्यूज लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हर क्लास आपके लिंक रहेगी और ये क्लास के एमसीक्यू आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपने लेक्चर 1 देखा है। तो इस तरीके से करेंगे ताकि आप कंप्लीटली उसको रिलीजियसली फॉलो करें और आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज में ले रहा हूं लेक्चर 1 के एमसीक्यू ऑन लेक्चर 1 ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, approximately how many years ago did the universe originate? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी? तो बहुत ही इजी सवाल है। कोई भी जिसने वो लेक्चर देखा है उसका इजीली बता सकता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब बिग बैंग की घटना हुई थी तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज नॉट primarily formed during the Big Bang nucleosynthesis? यानी कि बिग बैंग के टाइम पर जो नाभिकीय सिंथेसिस हुआ, संश्लेषण जो हुआ, उस समय कौन सा तत्व नहीं बना था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आईएएस में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। जब हमने बात की थी बिग बैंग थ्योरी को हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हल्के नाभिक यानी कि लाइटर जो न्यूक्लियस है या लाइटर एलिमेंट बनते हैं शुरू शुरू में। तो पीरियोडिक टेबल में जाओ, आप थोड़ा सा सोचो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से नाम आते हैं, है ना। तो हमने ये देखा था जब भी कोई तारा बनता है तो उसमें दो गैसेस होती है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमको पता है ना। तो यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हल्के नाभिक रहे होंगे। हल्के नाभिक का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक जो है 1 2 3 4 ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और हीलियम तो डेफिनेटली जो है बिग बैंग के टाइम पर रहे होंगे और हमने देखा भी था, ठीक है। कार्बन और लिथियम में कंफ्यूजन है। तो परमाणु क्रमांक जो है कार्बन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम 3 नंबर पे है, हाइड्रोजन जो है परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का जो है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 नंबर, लिथियम का 3 नंबर। तो अगर मैं लॉजिकली जाऊं, जो डेफिनेटली आपको आईएएस की परीक्षा में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ या कोई रास्ता नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो लॉजिकली जाना है, कार्बन 6 नंबर आ रहा है तो कार्बन थोड़ा भारी नाभिक है। तो शुरू में भारी नाभिक नहीं बने थे, हल्के नाभिक ही बने थे। तो डेफिनेटली लॉजिकली जाता है कि कार्बन नहीं बना होगा एंड सी इज करेक्ट आंसर। ये आईएएस की परीक्षा में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, वन लाइनर रहेंगे जिनमें आपको सोचना रहेगा और परीक्षा ऐसे ही निकलेगी। तो कार्बन जो है नहीं बना था, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जो है उस टाइम पे थे, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड immediately following the Big Bang when universe was extremely hot and dense? यानी कि बिग बैंग की घटना हुई और उसके तुरंत बाद के समय को क्या कहा जाता है? जब ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था और जो है शुरू शुरू में तत्व बनना चालू हुए थे, यानी बिग बैंग जैसे हुआ उसके तुरंत बाद के जो है उस समय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इन्फ्लेशन, डार्क एजेस, प्राइमोर्डियल सूप, क्वार्क एरा, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा। तो हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर में जाओ आप और आप ये देखोगे डायग्राम में, जहां बिग बैंग हो रहा है वहां पे लिखा है इन्फ्लेशन, जहां बिग बैंग हो रहा है वहां लिखा है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो कंफर्म नहीं है,
क्योंकि बिग बैंग होने के जस्ट बाद का पीरियड पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली डार्क एजेस भी नहीं है। क्वार्क एरा जो है वो पीरियड है जो बिग बैंग के जस्ट बाद का पीरियड है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं। बिग बैंग के तुरंत बाद का जो पीरियड है दैट इज क्वार्क एरा। तो बेसिकली क्वार्क का आपने नाम सुना होगा। क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, और शुरुआती ये पार्टिकल है, जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो ये फंडामेंटल पार्टिकल बने, तो उस एरा को क्वार्क एरा, द क्वार्क एरा, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ यूनिवर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द बिग बैंग। During this time, quarks were the only known subatomic particles, and it is also believed the universe was in a state of extremely high energy and temperature. The era lasted for approximately first 10 to 40 seconds after the Big Bang. It is still not completely understood by the scientists. The quark era is denoted by the Latin letter C इन द टाइम लाइन ऑफ यूनिवर्सल इवोल्यूशन। तो ध्यान रखना है कि इस टाइम पे क्वार्क पार्टिकल्स बने थे या फंडामेंटल पार्टिकल्स बने थे, इसलिए क्वार्क एरा कहते हैं। शुरुआत के जो कुछ तत्व है वो बने थे, इसलिए इसका नाम क्वार्क एरा है। बट इसको ध्यान रखना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्वार्क एरा। आगे बढ़ते हैं। विच गैलेक्सी इज कंसिडर्ड टू बी द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी टू मिल्की वे। हमने कल पढ़ा था कि हमारी गैलेक्सी का नाम जो है आकाश गंगा या मिल्की वे है। इसके जस्ट पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये प्रश्न है, ठीक है। एड्रोमेडा, वर्लपूल गैलेक्सी और सोमब्रेरो गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी। तो इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। एड्रोमेडा हमारे सबसे पड़ोसी गैलेक्सी है ना। शर्मा जी के पास में वर्मा जी का घर है, तो मिल्की वे के पास में किसका घर है, एड्रोमेडा का। तो याद रखना एड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी। नाउ आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये 2017 में, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, जब कोई टॉपिक न्यूज में रहता है तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द टर्म इवेंट होराइजन, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, string theory and standard model are sometimes seen in the news of in the context of observation and understanding of universe, study of solar and lunar eclipses, placing satellite in orbit of earth, or origin and evolution of living organism on the earth। कुछ टर्म है, इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज कहाँ से, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं ना। वो 4 टर्म दे रखी है, उसमें से एक टर्म आपने कल पढ़ी थी, उसका नाम लिखा था सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या था कि जब बिग बैंग में विस्फोट हुआ था, जो एक कण था, जो पार्टिकल था जिसमें एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ था, वहां पर टर्म लिखा हुआ था सिंगुलरिटी, यानी एक छोटे कण से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना। तो बेसिकली ये जो सिंगुलरिटी टर्म किसके कंटेक्स्ट में आई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो यूनिवर्स वर्ड ढूंढो आपके ऑप्शंस में, तो एक में है, ए में यूनिवर्स वर्ड है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ अगेन एग्जाम, जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि आपने जो पढ़ा ना वो पूरा का पूरा नहीं आता, लेकिन आपने जो पढ़ा वो आपकी मदद करता है आपको आंसर लाने में। तो आपने भले ही इवेंट होराइजन नहीं पढ़ा हो, स्ट्रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा हो, स्टैंडर्ड मॉडल नहीं पढ़ा हो, बट आपने सिंगुलरिटी पढ़ा था और ध्यान से पढ़ा था, तो आप इसका आंसर दे पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कम 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको आएंगे कि आप विश्वास है कि हाँ मैंने इसका सही लगाया है। कम से कम 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इस तरीके से करने रहेंगे। तो ट्राई टू डेवलप, और हम शुरू से ज्योग्राफी में ही इसको लेके चलेंगे दिमाग में। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा कि जो आपको पूरा पूरा क्लास में से आए, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे कि आप उसका आंसर निकाल सको क्लास में पढ़े हुए की मदद से, ठीक है। इसी चीज को हम डेवलप करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये कब के हैं, लेक्चर 1 के। सो जिन्हों ये पहली बार जो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज वॉच लेक्चर 1 ऑफ जी फॉर ज्योग्राफी सीरीज, तब ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। आज के लेसन को स्टार्ट करें। लेक्चर 2, प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रह। छोटी क्लासेस, पहली क्लास दूसरी क्लास में हम ग्रहों के बारे में पढ़ते थे,
है ना। तो जो है आपको सीक्वेंस पता होगी ग्रहों की सीक्वेंस आपको पता होगी। तो ये हमारी यूनिवर्स है और इसमें बहुत सारे ग्रह हैं। हम छोटे थे जब हम पढ़ते थे कि ग्रहों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो है MVEM सन। इसको याद रख लो। मुझे सीक्वेंस याद रहता तो मैंने ये कोड बना दिया, MVEM सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या है ये ग्रहों का क्रम? सूरज से दूरी, सन से डिस्टेंस को लेके ग्रहों का एक सीक्वेंस है। दोबारा देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 हमारे ग्रह है, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह, 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स। आप बोलोगे सर प्लूटो का नाम क्यों नहीं है? प्लूटो इज नॉट ए प्लेनेट, इट इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। ये एक बोना ग्रह है। पहले ये ग्रह माना जाता था, अब ये बोना ग्रह है। तो ये ग्रहों का क्रम है, आप देख सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रहों का क्रम है। ग्रहों में एक चीज और याद रखनी है आपको, ये तो ग्रहों का सूरज से दूरी का क्रम है। अगर मैं आकार या साइज के क्रम की बताऊं आपको, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो उसका जो कोड है वो है जेसन, EVMM, जेसन EVMM। ये जो क्रम सीक्वेंस का, जो ग्रहों का जो सीक्वेंस है सन से डिस्टेंस का, वो है MVEM और जेसन। ये तो सीक्वेंस का क्रम है। साइज का जो ऑर्डर है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, जेसन। देखो ये जेसन यहाँ पे आ गया, और EVMM यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। याद रखना है, मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। ये साइज का क्रम है। सबसे छोटा जो है मरकरी है, सबसे बड़ा जुपिटर है, दूसरे नंबर पे सैटर्न या शनि है। तो ये दो चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ग्रहों के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें कि किसे हम ग्रह कहेंगे, तो बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ग्रहों को परिभाषित करती है। इस संस्था ने सिंपल से 3 पैरामीटर दे रखे हैं। इस संस्था ने सिंपल से 3 पैरामीटर दे रखे हैं कि ग्रह उसको बोलेंगे जो, पहला, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए, दूसरा, जिसकी खुद की गुरुत्वाकर्षण बल हो, सेल्फ ग्रेविटी हो, जो गोलाकार हो, और तीसरा, वो ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए और जिस कक्षा में चक्कर लगाए वहां पर वो पावरफुल बॉडी हो, यानी कि उसकी कक्षा साफ सुथरी हो। यहां पर देखो 3 क्राइटेरिया मैं बता देता हूं, सिंपल सा आप समझ लेना। जैसे मान लिया ये जो है शनि है, ठीक है, या कोई एक ग्रह है, इसकी परिभाषा में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रह वो है जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, पहला। दूसरा, ग्रह वो है जिसकी सेल्फ ग्रेविटी है, खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस भी बॉडी का सेल्फ ग्रेविटी होगा उसका आकार स्फेरिकल या गोलाकार होगा, तो इसकी सेल्फ ग्रेविटी है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, देखो ये ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरी कक्षा में, इस गोलाकार कक्षा में सबसे पावरफुल या सबसे डोमिनेटिंग ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। तो ग्रह जो है उसको कहेंगे जिसने अपनी कक्षा को साफ कर रखा हो, क्लीन हो उसकी कक्षा, है ना। तो विच हैज क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट, अपनी कक्षा को जिसने क्लीन कर रखा हो, यानी कि साफ सुथरा जो रहता हो,
साफ सफाई करके रहता हो। तो ग्रह वो जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए, जो जिसमें खुद का गुरुत्वाकर्षण बल हो, जो गोलाकार हो, और तीसरा जिसने अपनी कक्षा को साफ कर रखा हो। ये तीनों पैरामीटर है ग्रह की परिभाषा के जो दिए हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो ये तीनों की पूर्ति होनी चाहिए। तो MVEM जैसन यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो ग्रह, इनको इसलिए कहते हैं कि इन्होंने ये तीनों पैरामीटर को पूरा कर रखा है। लेकिन प्लूटो प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 से, सिंस 2006 Pluto is not considered as a planet, it is considered as a dwarf planet. dwarf planet का मतलब है बोना ग्रह। उसको इसलिए कहा जाता है कि प्लूटो कंडीशन 1 को तो पूरा करता है, प्लूटो कंडीशन 2 को भी पूरा करता है, लेकिन कंडीशन 3 को पूरा नहीं करता। यानी कि प्लूटो की जो कक्षा है वो क्लीन नहीं है, यानी कि वो साफ सफाई नहीं करता, और इसीलिए जो है उसका ऑर्बिट क्लीन नहीं है, इसलिए उसको ग्रहों की परिभाषा से निकाला गया है। अब उसको बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो पैरामीटर नंबर 3 को वो फुलफिल नहीं करता। तो ये बेसिक आइडिया है कि ग्रह हम किसे कहेंगे, और बोना ग्रह किसे कहेंगे, और क्यों कहेंगे, और प्लूटो को ग्रहों की परिभाषा से बाहर क्यों निकाला गया है। तो प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कवर कर ली है, इन सबको हमने समझ भी लिया है। सो प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अब हमने बात ये की थी, जब हम सौर मंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो हमने ये देखा था कि सोलर सिस्टम में सन है, सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं प्लैनेट यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, इसके अलावा एस्टेरॉयड जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसके अलावा मीटेओराइट्स जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं, इसके अलावा जो है कॉमेट जिनको हम धूमकेतु कहते हैं, और भी बहुत सारी चट्टानें जो है सौर मंडल का पार्ट है। तो सौर मंडल में सिर्फ ग्रह नहीं है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, उल्कापिंड भी है, और अन्य चट्टानें हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन सबको ग्रह नहीं कहा जाता है, सिर्फ 8 ही ग्रह है जो उन तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं। अब हमारे दिमाग में यह बात आती है कि ये ग्रह आए कहां से। तो हमने एक सिद्धांत की बात की थी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। हमने ये कहा था कि एक छोटा सा कण था जिसमें विस्फोट हुआ, और 13.7 वर्ष पहले यानी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो उस कण में एक्सप्लोजन हुआ और उससे सारे ग्रह बने। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था, तो 13.7 वर्ष पहले 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन या विस्फोट हुआ, और उससे हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना। 13.7 वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ, उसके बाद में लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि आज से 4.6 वर्ष बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, एक नेबुला आया। नेबुला का मतलब क्या है? नेबुला बेसिकली एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जैसे आप बादल देखते हो ना, बादल देखते हो, बादल में क्या रहता है, गैसेस बहुत सारी है, धूल के कण है, वैसे ही एक नेबुला। तो बेसिकली हमारे सारे ग्रह और उपग्रह उसी नेबुला से बने हैं। तो बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, कुछ पदार्थ बाहर निकले, और इस टाइम पे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एक नेबुला आया। क्या था वो? धूल का एक बादल जिसमें गैसेस वगैरह भी थी। नेबुला कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी से हमारा सूरज बना, इसी से सारे ग्रह बने। तो बेसिकली इस नेबुला के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर डस्ट है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर गैसेस है। तो बेसिकली इस नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी थी। उस ग्रेविटी ने क्या किया, जो डस्ट के पार्टिकल है उनको खींचा अपनी तरफ, और वह सारे धूल के कण जो है पास पास में आने लग गए। उन धूल कणों के पास में आने से चट्टानें बनी, और बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें बनी, और उन चट्टानों के बार बार टुकड़े हुए, उनसे अलग अलग ग्रह और उपग्रह बने। तो बेसिकली क्या है कि नेबुला का फॉर्मेशन हुआ,
और नेबुला का क्लम्प हुआ, क्लम्प का मतलब पास पास में आना, जुड़ना, और क्लम्प के बाद में डिफरेंशिएशन हुआ। तो बेसिकली 3 प्रोसेस के थ्रू हमारे ग्रह बने हैं, सोलर नेबुला, क्लम्प फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन। इसको इजीली हम समझ लेंगे। नेबुला क्या है? बादल है, किसका? धूल के कणों का और गैसेस का, यानी कि डस्ट और गैसेस का एक क्लाउड है जो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है फॉर्म हुआ था। उस नेबुला के धूल के कण गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से क्लम्प होने लग गए, यानी पास पास में आने लग गए, और ये क्लम्प धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। ठीक है, आप जो है कार की सफाई नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप देखो कार गंदी हो जाती है। क्यों? धूल के कण जम जाते हैं। आप 15 दिन रखो तो धूल के कण जम जाएंगे, 1 महीना रखोगे और ज्यादा जम जाएंगे, 1 साल तक नहीं धोगे तो उसके ऊपर पूरी डस्ट जम जाएगी। वैसा ही कुछ क्या हो रहा है नेबुला में, गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्लम्पिंग हो रही है और लेयरिंग बनती जा रही है। मान लिया क्लम्पिंग हुई और नेबुला इस तरीके से धूल के कण इस आकार में आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है सॉलिड, एक लिक्विड और एक है गैस। इसमें सबसे भारी कौन सा है? ठोस, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, जो सबसे भारी है, वो सबसे बीच में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा तो सबसे भारी चीजें यहाँ आ जाएगी, फिर थोड़ी हल्की इसके अराउंड आएगी, फिर इसके और हल्की उसके बाहर आएगी। तो आप धरती के बारे में सोचो, अगर मैं धरती की बात करूं, धरती की बहुत सारी लेयर है। धरती के सबसे अंदर जो है कोर है, उसके बाहर लेयर कौन सी है? मेंटल है, और सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है, और उसके ऊपर क्या है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? धरती की सबसे भारी चीज धरती के क्रस्ट में है, उसके बाद में थोड़ा हल्का जो है मेंटल है, उसके बाद थोड़ा हल्का क्रस्ट है, और सबसे हल्की गैसेज है जो धरती के वायुमंडल में है। तो शुरू में ऐसा ही हुआ था, नेबुला जो है क्लम्प हुआ, उससे जो है बड़ी बड़ी चट्टानें बनी, और उन चट्टानों के बीच में सॉलिड लिक्विड गैसेस का डिफरेंशिएशन हुआ। सबसे भारी चीजें सबसे सेंटर में आ गई, उसके अराउंड थोड़ी हल्की, उसके अराउंड थोड़ी हल्की, और गैस जो है सब तरफ जो है ऐसे लिपट गई और वायुमंडल बने। इस तरीके से प्लेनेट का जन्म हुआ। तो सारे प्लेनेट जो है इसी तरीके से बने हैं। तो प्लेनेट जो है बन गए, प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। प्लेनेट को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये सूर्य है और ये विभिन्न ग्रह है। आप कल्पना कीजिए कि प्लेनेट बन रहे हैं और वो क्लस जो है नेबुला से क्लम्प बन गया है और प्लेनेट बन रहे हैं। अब आप ये देखो कि बिग बैंग बहुत विस्फोटक घटना थी। दुनिया की सबसे विस्फोटक घटना कौन सी है? बिग बैंग का सिद्धांत है। तो कोई चीज जिसमें इतना भयंकर विस्फोट हुआ होगा तो उस टाइम पे कितनी ज्यादा गर्मी, कितना हीट, कितना टेम्परेचर रहा होगा। तो जब ये सूरज बना तो सूरज में से आग की लपटें निकल रही थी और बहुत ज्यादा गर्म था। आप इसको एक तरीके से एक जो है आग की भट्टी होती है जिसमें लपटें बाहर निकलती है, उस तरह की स्थिति थी। सूरज जो है बहुत ज्यादा गर्म था। अब आप ये देखो सूरज के पास में ग्रह इस तरीके के सीक्वेंस में थे। मरकरी सबसे पास में, विनस फिर सेकंड नंबर पे, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबसे दूर था। अब आप इमेजिन करो कि इधर से आग की लपटें आ रही है, ठीक है, और ग्रह इस सीक्वेंस में है। सबसे ज्यादा गर्मी या आग की लपट, जिसको सूरज की लपट यानी कि सोलर फ्लेयर और सोलर विंड का सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसके मरकरी के ऊपर, विनस के ऊपर, अर्थ और मार्स के ऊपर। तो इन चारों ग्रहों को आप बोल सकते हो कि इनर प्लेनेट है, ये आंतरिक ग्रह है, इनर प्लेनेट है। ये बाद वाले जो है क्या है? आउटर प्लेनेट या बाहरी ग्रह है। इनर प्लेनेट में क्योंकि सूरज की तेज लपटें आ रही होगी और इन प्लेनेट में मान लिया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, यानी इनमें चट्टानें हैं, कोई लिक्विड भी है कोई गैस भी है, तब ये लपटें इतनी तेज होगी कि इन्होंने इन गैस को तो पूरा धक्का देके फेंक दिया होगा। यानी कि इन ग्रहों का जो वायुमंडल है वो या तो पूरा गायब हो गया होगा या फिर बहुत कम रहा होगा।
अगर मैं धरती की बात करूं, अर्थ की बात करूं, तो हमारा शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी, लेकिन सोलर की तेज इतनी लपटें आ रही थी कि हमारा पूरा पूरा वायुमंडल खत्म हो गया था। अभी वाला वायुमंडल जिसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैसेस है, अदर गैसेस है, ये दूसरा वायुमंडल है। ये हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। ओरिजिनल एटमॉस्फेयर तो इन लपटों की वजह से गायब हो चुका था। तो आप ये कह सकते हो कि ये इनर प्लेनेट वो ग्रह होंगे जिनमें मेनली सॉलिड बचा होगा, जो मेनली सॉलिड जो है बचा होगा, और वायुमंडल या हवा जो है बहुत कम रही होगी या शुरू शुरू में गायब ही हो गई होगी, और इनका आकार भी छोटा दिखा होगा। इनका आकार छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तेज लपटें आ रही है, तो लपटों ने क्या किया, वायुमंडल को खत्म कर दिया और हल्की फुल्की चीजों को तो भगा ही दिया है। जो दूर वाले प्लेनेट हैं, इनके आकार थोड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। क्यों है ये बड़े? क्योंकि ये सूरज की लपटों से बहुत दूर है, सोलर विंड से दूर है, सोलर फ्लेयर से दूर है, तो इनमें वायुमंडल बचा हुआ था। तो आप ये कह सकते हो कि अंदर वाले जो 4 प्लेनेट है वो सॉलिड, उनमें सॉलिड है, और इनमें जो होगा गैसेस भी बहुत सारी बची रहेगी और सॉलिड पोर्शन भी बचा रहेगा। तो आप प्लेनेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, या इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इसको आप जो है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कह सकते हो, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, या लैंड वाले प्लेनेट, और इनको कह सकते हो गैसियस प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट। अगर इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो हम एक टेबल बना के आसानी से समझ सकते हैं। तो डिफरेंस को देखते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी कि आंतरिक यानी कि इनर प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट यानी आउटर। तो पैरामीटर डिस्टेंस फ्रॉम सन, जो अंदर वाले चारों प्लेनेट है वो सूरज के पास में है, सो दे आर नियर टू सन, दे आर फार फ्रॉम सन। साइज, अंदर वाला छोटे प्लेनेट है क्योंकि वो तेज रोशनी, तेज गर्मी के प्रभाव में है, वहां पर सूरज की लपटें आ रही है, सूर्य जो है पवन आ रही है जिसको सोलर विंड कहते हैं। तो छोटी साइज के बच्चे हैं, ये बड़ी साइज के बच्चे हैं। कॉम्पोजिशन, तो बेसिकली अंदर वाले प्लेनेट कौन से? मेनली ठोस होंगे, मेनली मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स और सॉलिड। दे आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेस। आउटर प्लेनेट बड़ी साइज के दिख रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर वायुमंडल है, क्योंकि वो गैस बहुत दूर है तो उसको सूर्य की जो लपटें हैं वो हटा नहीं पाई है या खत्म नहीं कर पाई थी। सैटेलाइट, अंदर वाले प्लेनेट आप छोटी साइज के हैं। सैटेलाइट का मतलब, या ग्रहों उपग्रह का मतलब क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह ग्रह से छोटा होता है। अब आप ये देखो, अंदर वाले चारों प्लेनेट ऐसे हैं जिनके बहुत कम उपग्रह इसलिए है कि वो इंटेंस सोलर एक्टिविटी के प्रभाव में थे, तो वो उपग्रह उनके बन ही नहीं पाए। तो इनके बहुत कम जो है सैटेलाइट है, इनके बहुत सारे सैटेलाइट है। रिंग, अंदर वाले प्लेनेट के कोई भी आपको रिंग नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर वाले प्लेनेट के चारों तरफ रिंग दिखाई देती है। बेसिकली रिंग क्या होती है? जो बाहरी प्लेनेट है उनके चारों तरफ एक ऐसी रिंग दिखेगी। ये रिंग जनरली बर्फ होता है या आइस होती है, और इसमें धूल के कण भी मिले रहते हैं। अगर अंदर वाले चारों जो प्लेनेट है उनके चारों तरफ अगर बर्फ होगी और धूल के कण होंगे, तो डेफिनेटली सूरज की जो तेज गर्मी है और सूरज की जो पवनें हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए यहाँ पर रिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो इजी डिफरेंस बताया मैंने आपको। सूरज से दूरी, इनकी कम, इनकी ज्यादा। ठीक है, साइज छोटे बड़े। कंपोजिशन ये किसके बने हैं? तो मेनली ये ठोस है, ये गैसेज है। सैटेलाइट इनके कम है, इनके ज्यादा है। इनमें रिंग नहीं मिलेगी, इनमें रिंग्स मिलेगी। 5 डिफरेंस इजीली आप जो है कर सकते हो। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक आइडिया है, इसको काम में लेना है। कल इसी पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको दिमाग लगाना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। तो MVEM, इनर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कल जो है बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आपको ये नॉलेज जो है अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टिंग जोवियल प्लेनेट हमने ये देख लिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जिन्होंने ग्रहों की परिभाषा दी, तो 1919 में इसका फाउंडेशन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है। बेसिकली क्या है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? ये एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, एस्टेरॉइड, कॉमेट, इन सब का नामकरण देती है और उनके बारे में
जो है ऑथेंटिक जानकारी देती है। सो बेसिकली इट इज ए ग्लोबल अथॉरिटी फॉर एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रेफरिंग टू सेलेस्टियल बॉडीज, उनको पहचानना और उनके लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाना, ये उसका काम करती है। क्लासिफिकेशन इन 2006 IAU इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ड्वार्फ प्लैनेट टू क्लासिफाई प्लूटो। प्लूटो के लिए ड्वार्फ प्लैनेट इन्होंने टर्म दी थी। तो ये सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रह है। ठीक है, तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अलग अलग ग्रहों को कल के सेशन में यानी लेक्चर 3 में हम कवर कर लेंगे, ताकि 2 पार्ट में हो जाएगा, वीडियो काफी बड़ा भी नहीं बनेगा, छोटे में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो अलग अलग ग्रहों को इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।